हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू ईच वेंट्रिकल्स। नॉर्मली इट इज द ब्लड विच इज पम्प्ड आउट थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा। नाउ कार्डियक आउटपुट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जिस रेट पे ब्लड मिलता है, ये जो रेट ऑफ ब्लड है, it is depending upon the cardiac output. That's why cardiac output is very important. So सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन हम तीन तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड थ्रू ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट. If the heart rate is normal, that is 72 per minute, the stroke volume will be 70 ml. जनरली वो 60 to 80 ml जितना होता है. Now, the second is minute volume. Minute volume is amount of blood which is pumped out through each ventricle during 1 minute. सो माइन्यूट वॉल्यूम जो है वो 1 मिनट में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है वो दिखाता है। यानी कि माइन्यूट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जनरली माइन्यूट वॉल्यूम 5 to 6 लीटर होता है। अगर हम जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 और हार्ट रेट जो है वो 72 कंसिडर करें तो 5 लीटर, और अगर इससे थोड़ा ज्यादा हो तो 6 लीटर जितना ये होता है। नाउ द थर्ड वन इज कार्डियक इंडेक्स। नाउ व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स? इट इज द माइन्यूट वॉल्यूम इन रिलेशन टू स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ बॉडी। So, it is defined as the amount of blood pumped per ventricle per minute per square meter area of the body. Now, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? The normal value is 2.8 plus or minus 0.3 liter per square meter area of body per minute. अगर हम बॉडी सरफेस एरिया को एक एवरेज से देखें तो बॉडी सरफेस एरिया इज एवरेजली 1.734 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये 3 डेफिनेशन हो गई कार्डियक आउटपुट की। अब हम कुछ और टर्म्स देखेंगे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टर्म इज इजेक्शन fraction. Now what is ejection fraction? It is the fraction of end diastolic volume pumped through each ventricle. The normal value is 60 to 65%. क्लिनिकली इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्लिनिक्स में, कार्डियोलॉजी में और पोस्ट ऑप या प्री ऑप सबसे ज्यादा यूजफुल जो चीज है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज कार्डियक रिजर्व। What is cardiac reserve? It is the amount of blood which can be pumped out beyond the normal value. तो कार्डियक रिजर्व जो है वो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने में हेल्प करता है। ये कार्डियक रिजर्व जो है वो स्ट्रेस की कंडीशंस में लाइक एक्सरसाइज में हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है।
जनरली कार्डियक रिजर्व जो है वो हम परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में कार्डियक रिजर्व होता है 300 to 400%। इन ओल्ड एज पीपल में ये होता है 200 to 250%, और एथलीट्स में ये 500 to 600% जितना होता है। सो ये हो गई डेफिनेशंस और डिफरेंट टर्म्स की बात। नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स को कार्डियक आउटपुट में से कितना ब्लड मिलता है ये अब हम देखेंगे। तो कार्डियक आउटपुट में से सबसे ज्यादा ब्लड मिलता है लीवर को। लीवर को कार्डियक आउटपुट का 30% यानी कि 1500 ml जितना ब्लड मिलता है। उसके बाद आती है किडनीज। किडनीज को 26% यानी कि 1300 ml जितना ब्लड मिलता है। उसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल्स कि जिनको 18% टोटल कार्डियक आउटपुट मिलता है, यानी कि 900 ml जितना कार्डियक आउटपुट इनको मिलता है। ना ब्रेन को कितना कार्डियक आउटपुट मिलता है? 16% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट यानी कि 800 ml जितना कार्डियक आउटपुट से ब्लड मिलता है। इसके बाद स्किन, बोन्स और जीआईटी जो है इनको कितना ब्लड मिलता है? 6% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट यानी कि 300 ml। नाउ हार्ट जो है, हार्ट को सिर्फ 4% ही कार्डियक आउटपुट का ब्लड मिलता है यानी कि 200 ml पर मिनट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन। फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर्स मेंटेन करते हैं? तो सबसे पहले आता है वीनस रिटर्न, उसके बाद है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद आता है हार्ट रेट, और लास्ट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीनस रिटर्न के बारे में। नाउ व्हाट इज वीनस रिटर्न? वीनस रिटर्न इज अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न्ड टू द हार्ट। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में से हार्ट में जो ब्लड रिटर्न होता है उसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न। नाउ वीनस रिटर्न जब होता है तब वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है। तो जब भी वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो वेंट्रिकुलर फीलिंग बढ़ेगा और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। सो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीनस रिटर्न। नाउ दिस वीनस रिटर्न also depends upon 5 factors, and these factors are: number 1, respiratory pump. Now what is respiratory pump? जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो थोरैक्स है वो फूलता है। इसकी वजह से उसमें एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा है उसका डायमीटर बढ़ता है। वो डायमीटर बढ़ने के कारण हार्ट में जो ब्लड रिटर्न हो रहा है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली वो अमाउंट बढ़ती है तो वीनस रिटर्न बढ़ता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं
हमारा थोरैक्स फूलता है, डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाता है। ये डायाफ्राम जब नीचे की ओर जाता है तो एब्डोमिनल एरिया की जो भी वेन्स और वेन्यूल्स है उसको प्रेस करता है। उसके प्रेसिंग के कारण भी ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ पुश होता है। सो रेस्पिरेटरी पंप की वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज मसल पंप। हम जानते हैं कि मसल्स आर नोन एज सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। वाई? क्योंकि मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल्स के बीच में रही जो वेन्स है वो भी पुश होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो ब्लड है वो हार्ट के टुवर्ड्स पुश होगा। ये कैसे हार्ट के टुवर्ड्स पुश होता है? जो भी वेन्स है उनमें वाल्व्स होते हैं। अब हार्ट के टुवर्ड्स के जो वाल्व्स है वो ओपन रहते हैं ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और जब मस्कुलर रिलैक्सेशन होता है तो हार्ट के टुवर्ड्स के वाल्व बंद हो जाते हैं और हार्ट से जो दूर के वाल्व है वो खुले रह जाते हैं। तो इस तरह से वीनस रिटर्न बढ़ाने में मसल पंप हेल्प करता है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज ग्रेविटी। हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो है उसकी वजह से कोई भी चीज है वो नीचे जाती है, अर्थ पे जाती है। तो जब इंसान ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो ब्लड जो है वो लोअर लिम्स में पुल होगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और उसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होगा। नाउ फोर्थ फैक्टर इज वीनस प्रेशर। तो वेन्स जनरली वेन्यूल्स में प्रेशर होता है 12 to 18 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। नाउ वीना कावा में ये कम होके 5.5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, और वीना कावा जब एट्रिया में जाती है तब ये प्रेशर हो जाता है 4.6 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। यानी कि एक प्रेशर ग्रेडियंट हमें यहां देखने को मिलता है। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से भी वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ता है। एंड द लास्ट इज सिंपैथेटिक टोन। ये सिंपैथेटिक टोन जो है वो वेन्स और वेन्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से भी वीनस रिटर्न बढ़ता है। सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर विच मेंटेन्स द कार्डियक आउटपुट। नाउ द सेकंड फैक्टर इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर बाकी के तीन फैक्टर मेंटेन है तो। नाउ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशियल लेंथ ऑफ मसल पे डिपेंड करता है। जितनी इनिशियल लेंथ मसल्स की ज्यादा होगी उतना ही ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। नाउ दिस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फर्दर डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 preload and number 2 afterload. Now preload is the stretching of muscles at the end diastole just before the contraction। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से तुरंत पहले जब डायस्टोली का एंड होने को आता है तब जो फोर्स है उसको कहते हैं हम प्रीलोड। ये प्रीलोड है वो कैसे जनरेट होता है? हम जानते हैं कि डायस्टोली में क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में बहुत सारा ब्लड जमा होगा, और ये बहुत सारा ब्लड जमा होने के कारण मसल जो स्ट्रेच होते हैं वो स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं प्रीलोड। यानी कि प्रीलोड जितना बढ़ेगा उतना कार्डियक आउटपुट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। सो force of contraction and cardiac output is directly proportionate to preload. Now what is afterload? अब जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर देते हैं तो ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो आयोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड होने के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो अब ये वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ेगा? ये दो प्रेशर, ये दोनों फोर्स के सामने
उसे अपना ब्लड जो है वो पंप करना है, पुश करना है। तो ये जो एक्शन है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। ओके, सो यहां पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा जितना पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेशर क्रिएट होगा। सो हम क्या कंक्लूजन इससे बना सकते हैं? कार्डियक आउटपुट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आफ्टर लोड। यानी कि अगर आफ्टर लोड ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, अगर आफ्टर लोड कम है तो कार्डियक आउटपुट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दोनों बढ़ेंगे। नाउ द थर्ड मेंटेनिंग फैक्टर ऑफ कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट। तो हम जानते हैं कि अगर बाकी के 3 फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? जब भी हार्ट रेट बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ेगा, और हार्ट रेट जब कम होगा तब कार्डियक आउटपुट घटेगा। यानी कि कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ट रेट। नाउ द लास्ट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंट वेसल्स है उनकी वजह से ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस अल्टीमेटली क्या करता है कि एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स पे आता है। तो वेंट्रिकल्स जो ब्लड पंप करते हैं उनको ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वो ब्लड पंप करना पड़ता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वेंट्रिकल्स को ज्यादा फोर्स से पंप करना पड़ेगा। सो कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जितना पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो ये थे फैक्टर्स जो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन। तो कार्डियक आउटपुट कैसे मेजर होता है? कार्डियक आउटपुट मेजर करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स यूज होती हैं। डायरेक्ट मेथड जो है उससे एक्यूरेट कार्डियक आउटपुट मिलता है, लेकिन इसमें सर्टेन डिवाइसेस जो है वो बॉडी में रखनी पड़ती है। इसीलिए ये जो मेथड है वो इन्वेजिव मेथड होती है और जनरली एनिमल्स में ही यूज होती है, जैसे कि कार्डियोमीटर एंड फ्लोमीटर टेक्निक्स। नाउ इनडायरेक्ट मेथड नॉन इन्वेजिव है, ह्यूमंस में ये यूज हो सकती है। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम फिक्स प्रिंसिपल, डाई डाइल्यूशन या इंडिकेटर डाइल्यूशन, बैलिस्टोग्राफी, thermodilution technique, and most important nowadays 2D echo, 2 dimensional echocardiography, ये सब यूज करते हैं। यहां हम फिक्स प्रिंसिपल और 2D इको के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स प्रिंसिपल व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फिक्स प्रिंसिपल में फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन और प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड फ्रॉम एन ऑर्गन अपॉन arteriovenous difference of that particular substance. Now, इस मेथड से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से कार्डियक आउटपुट हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लंग्स में 1 मिनट में कितना कंज्यूम होता है? 250 ml। आर्टरीज में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। और वेन्स में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब ये सारे जो नंबर्स हैं हम इस फॉर्मूला में लगाते हैं। 250 अपॉन 20 अपॉन 100 माइनस 15 अपॉन 100। सो 250 इंटू 100, थोड़ा मैथ से याद कर लीजिए, अपॉन 5।
25,000 upon 5 is equal to 5,000 ml. Okay, now with the help of कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है लंग में, तो वो 200 ml पर मिनट इतना प्रोड्यूस होता है। आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड 56 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 60 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। नाउ ये सारे नंबर्स अब हम यहाँ रखेंगे, 200 अपॉन 56 अपॉन 100 माइनस 60 अपॉन 100, यानी कि 200 इंटू 100 अपॉन 4, सो 20,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5,000 ml। सो ये था फिक्स प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। नाउ अडेज क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी ही यूज होती है कार्डियक आउटपुट जानने के लिए। तो 2D इको से हम इजेक्शन फ्रैक्शन जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया उसकी जानकारी मिलती है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 60 to 65%। अगर ये 40 से कम हुआ देन दैट इज मॉडरेट कार्डियक डिजीज। अगर ये 20 से कम हुआ देन दैट इज सीवियर कार्डियक डिजीज। जनरली कार्डियक फेलियर में ये कम होता है। इसके अलावा 2D इको से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले जो सारी चैम्बर्स है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी कंडीशन के बारे में, इनकी वॉल्स की कंडीशन के बारे में, वॉल्स की थिकनेस कितनी है, वॉल्स का मोशन कितना है, मोशन नॉर्मल है या हाइपो है या टोटली एक काइनेटिक मोशन है, ये जानकारी हमें मिलते हैं। इसके अलावा 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी हमें ब्लड फ्लो, देन सिचुएशन एंड कंडीशंस ऑफ वाल्व्स एंड पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, इसकी जानकारी देता है। तो डिफरेंट चैम्बर्स में ब्लड फ्लो कितना है, इसके अलावा वाल्व्स में से ब्लड फ्लो नॉर्मल है कि नहीं। कई बार क्या होता है, वाल्व्स में स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम देखने को मिलता है और उसकी वजह से अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होता है। नाउ पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका प्रेशर हम 2D इको की मदद से जान सकते हैं। नॉर्मली ये 25 to 30 mm Hg जितना होता है। अगर इसका प्रेशर जो है वो 30 से ज्यादा हुआ तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है वो सीवियर लंग डिजीज जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में देखने को मिलता है। तो 2D इको से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो ये हो गई बात मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट की। वेरिएशंस इन कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट में फिजियोलॉजिकली कब वेरिएशन देखने को मिलता है, तो सबसे पहला फैक्टर है एज। चिल्ड्रन में कार्डियक आउटपुट कम होता है लेकिन उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होने के कारण कार्डियक इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है। सेक्स, फीमेल में भी कार्डियक आउटपुट कम होता है लेकिन उनका बॉडी सरफेस एरिया मेल्स के कंपेयर में कम होने के कारण कार्डियक इंडेक्स ज्यादा होता है। बॉडी बिल्ड, जितना ज्यादा बॉडी बिल्ड उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट। डाययूरनल, कार्डियक आफ्टरनून में ज्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है उतना ही कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। इमोशनल कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट ज्यादा आता है। आफ्टर मील्स कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ता है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। ड्यूरिंग रेस्ट ये कम होता है। एट हाई अल्टीट्यूड कार्डियक आउटपुट बढ़ता है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया होता है
पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर में कार्डियक आउटपुट कम होता है, प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, और ड्यूरिंग स्लीप कार्डियक आउटपुट कम होता है। नाउ ये थे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। नाउ पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में अब हम जानेंगे। तो कार्डियक आउटपुट कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन में बढ़ता है? तो नंबर 1 इज फीवर। फीवर में ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस फास्ट हो जाती है, इसीलिए कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तीसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारे थायराइड वाले लेक्चर में ये हमने डिटेल में समझाया था। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। नाउ कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें कार्डियक आउटपुट कम होगा? कौन कौन सी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें कार्डियक आउटपुट कम होता है? तो सबसे पहले है हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारा थायराइड वाला लेक्चर आप जरा देख लीजिएगा। दूसरा है एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद आता है हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। उसके बाद आता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। देन द फिफ्थ इज शॉक। इसके लिए भी आप हमारा शॉक वाला जो लेक्चर है सर्जरी का वो आप देख सकते हैं। एंड द लास्ट इज हेमरेज। ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन में कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होता है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कार्डियक आउटपुट। नाउ कई बार क्या होता है कि पेशेंट रीनल फेलियर लेके आता है और उसका कॉज जानने के लिए भी हमें 2D इको कराना पड़ता है। क्या होता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम होता है, रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है और उसकी वजह से भी किडनी डैमेज होता है। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो सभी ऑर्गन्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।